नमस्कार मित्रों, महाराजा सूरजमल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल अपन ने ब्रिटेन का जो संविधान है उसके बारे में जानकारी पढ़ी और सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ी। अपन बीए द्वितीय वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, बीए जो द्वितीय वर्ष का जो प्रथम पेपर है उसके बारे में। तो जो आज अपन पढ़ रहे हैं कि जो ब्रिटेन के जो संविधान है उसके अभिशमन, ये अपना बिंदु है आज का। कल अपने संविधान के बारे में मोटा मोटा पढ़ा, उसके संविधान की जो विशेषताएं वो पढ़ी। आज अपना टॉपिक रहेगा संविधान के अभिशमन। अब देखिए अभिशमन से क्या मतलब है, ये है मुद्दा। परीक्षा में हालांकि इसमें बड़ा सवाल तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे 2 नंबर का सवाल या 5 नंबर का सवाल इसमें पूछा जा सकता है। अभिशमन का मतलब है कि जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें कुछ अलिखित बातें हैं लेकिन उनका पालन किया जाता है। तो वो जो अभिशमन है उसको आपके बुक्स में जो है विस्तार रूप से उसको समझाया गया है। अब देखिए, तो अपन बात करते हैं संविधान के अभिशमन से क्या मतलब है इसका। ये देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, मेरे बोर्ड पे इस समय के साथ ब्रिटेन के संविधान में ऐसी वैधानिक परंपराएं विकसित हुई जो संसदीय कानूनों या न्यायालयों द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो भी सहर्ष उनका पालन किया जाता है। इन्हें ही अभिशमन कहा जाता है। ये संविधान का अलिखित भाग है, किंतु ये संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। यानी कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं और वे लिखित रूप में नहीं है। पहले अपन ने पढ़ा कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। ये सही है कि ब्रिटेन के संविधान में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अलिखित हैं। हालांकि कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखित रूप में भी हैं, लेकिन जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो पुरानी परंपराओं के आधार पर भी चल रहा है। पुरानी परंपराएँ भी उसमें शामिल हैं। तो जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं वो संविधान में लिखित रूप में नहीं है, उन्हें ही अभिशमन कहा गया है। तो ब्रिटेन की जो जनता है या वहाँ के लोग हैं वो इनका सहर्ष पालन करते हैं। दूसरी बात, और अगर इन परंपराओं का, इन अभिशमनों का पालन नहीं होता है तो एक कानून का उल्लंघन भी माना जाता है। तो इसमें मैंने लिखा है कि समय के साथ ब्रिटेन के संविधान में ऐसी वैधानिक परंपराएं विकसित जो संसदीय कानून या न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं। हालांकि ये चीज़ें जो है जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है, न्यायालय इनका बार बार बखान नहीं करता, लेकिन वहाँ की जनता इन चीज़ों का पालन करती है। इन्हें ही अभिशमन कहा जाता है। ये संविधान का अलिखित भाग है, यानी कि संविधान में इनको लिखा गया नहीं है, क्योंकि ये संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं, यानी कि संविधान में चीज़ें मान्य हैं और संविधान को एक गतिशीलता ये चीज़ें प्रदान करती हैं। अब ये तो हो गया अभिशमन, ये यानी कि ये 2 नंबर की बात होगी, यानी कि परीक्षा में 2 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। अब इन अभिशमनों का पालन क्यों किया जाता है ये अपन पढ़ते हैं। अभिशमनों का पालन क्यों किया जाता है। अभिशमनों का पालन क्यों किया जाता है। अब देखिए मित्रों कि अभिशमनों का जो पालन है वो क्यों किया जाता है, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो नंबर पहला है कि कानून का उल्लंघन अभिशमनों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर अभिशमनों का पालन आप नहीं करेंगे तो वो क्या माना जाएगा, एक कानून का उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि
वहाँ की परंपराएं ऐसी हैं जो पहले से चले आ रही पुरानी पीढ़ी भी उन चीज़ों का पालन करती है, आज भी करती हैं और आगे भी वो करती रहेंगी, क्योंकि लोगों को वो शहर से स्वीकार है, वो अपनी नैतिकता के माध्यम से उन चीज़ों का पालन करते हैं। तो और अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों का पालन नहीं करेगा तो वो एक कानून का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा है अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति। अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पुरानी पीढ़ियाँ उन चीज़ों का पालन करती आ रही हैं और वो अपनी आत्मा से उन चीज़ों को पवित्र मानते हैं, अपनी आत्मा से उन चीज़ों का वो पालन करते हैं, शहर से उनको स्वीकार करते हैं, तो एक नैतिक उनकी शक्ति है, इसलिए भी उन चीज़ों का वो पालन करते हैं। तीसरी है जनमत शक्ति। अभिसमयों का पालन जनता शहर से स्वीकार करती है, इसलिए उन चीज़ों को जनता का समर्थन प्राप्त है। इस कारण भी क्या है, अभिसमयों का पालन किया जाता है। राजनीतिक दलों की सहमति। राजनीतिक दलों की सहमति। अभिसमयों का पालन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वहाँ के जो ब्रिटेन के राजनीतिक दल हैं उनका भी अभिसमयों का समर्थन प्राप्त है। ब्रिटेन में मुख्यतः दो ही राजनीतिक दल हैं, व्हिग और टोरी, जैसे उदारवादी और अनुदारवादी। तो ये राजनीतिक दलों की क्या है, अभिसमयों को सहमति प्राप्त होगी, इसलिए अभिसमयों का पालन किया जाता है। एक है ब्रिटिश लोगों का रूढ़िवादी स्वभाव। ब्रिटिश लोगों का रूढ़िवादी स्वभाव, यानी कि जो ब्रिटेन के जो परंपराएं काफ़ी समय से चली आ रही हैं, तो लोग उन परंपराओं में आज भी विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में ये चीज़ें सही हैं, तो उन पुरानी चीज़ों में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो रूढ़िवादी एक उनकी सोच है, इसलिए भी वो उन चीज़ों का पालन करते हैं। तो आपको एक परीक्षा में पूछा जा सकता है 5 नंबर के सवाल में कि अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, क्या कारण है। तो ये मुख्यतः मैंने 4-5 कारण लिखे हैं कि कानूनों का उल्लंघन माना जाता है, अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति होती है, जनमत शक्ति है, राजनीतिक दलों की सहमति होती है और ब्रिटिश लोगों का जो स्वभाव है वो चीज़ है। तो ये मैंने एक छोटा सा बिंदु आपको बताया कि अभिसमय, इसका अर्थ और इन चीज़ों का पालन क्यों किया जाता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरी चीज़ अपन पढ़ते कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें एक चीज़ है कि राजा और राजमुकुट। तो ये क्या चीज़ है, ये अपन पढ़ते हैं। ब्रिटिश संविधान में राजा और राजमुकुट, अभी आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि राजा से यहाँ क्या तात्पर्य है और राजमुकुट से क्या तात्पर्य है। जब अपन ब्रिटेन का जो संविधान पढ़ते हैं, ब्रिटिश संविधान पढ़ते हैं, तो उसमें एक राजा और राजमुकुट ये दो शब्द उसमें दिए गए हैं। परीक्षा में इसमें बड़ा सवाल भी बनता है और छोटा सवाल भी। यानी कि जो एक राजा है वो एक सामान्य व्यक्ति है और जो राजमुकुट है वो एक शक्तियों का केंद्र है या उसमें शक्तियाँ निहित हैं। तो राजा उस राजमुकुट को अपने सर के ऊपर धारण करता है और कहने का साधारण से शब्दों में अपन बात करते कि उसको एक शक्तिशाली माना गया है। ठीक है, यानी कि तो राजमुकुट क्या है कि एक शक्तियों का केंद्र है जिसको राजा अपने सर के ऊपर धारण करता है या सम्राट उसको अपने सिर के ऊपर धारण करता है। यानी कि मैं सीधे सरल शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि राजा वह व्यक्ति होता है जिसे राज्याभिषेक के बाद राजमुकुट या ताज नामक अलंकार को धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है। कि राजा वह व्यक्ति होता है
राजा वह व्यक्ति होता है जिसे राज्याभिषेक के बाद राजमुकुट जिसे राज्याभिषेक के बाद श्राद्ध यानी ताज, राजमुकुट के बाद राजमुकुट या ताज नामक अलंकार को धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है। धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे अपन बात करते हैं कि राजा जो है, मैंने सरल शब्दों में इसको लिखा है कि राजा वह व्यक्ति होता है जिसे राज्याभिषेक के बाद राजमुकुट यानी कि ताज नामक अलंकार को धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो राजमुकुट उसके बाद, राज्याभिषेक के बाद यह जो ताज है उसको अपने सर के ऊपर वह धारण करता है। तो राजमुकुट का अर्थ क्या हो गया कि शासन की संपूर्ण शक्ति से है। और परंपरा के अनुसार राजा की शक्तियों का स्रोत क्या है? राजमुकुट, जिसे प्राप्त करने के बाद ही राजा को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी कि जो सम्राट है उस राजमुकुट को धारण करने के बाद ही वो जो शासन की जो शक्तियां हैं उनको शक्तियों का प्रयोग वो कर पाएगा, उसको धारण करने के बाद ही। अब देखिए राजा व राजमुकुट में क्या क्या मुख्य अंतर हैं वो मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ बोर्ड पे। राजा व राजमुकुट या आपको 5 नंबर के सवाल में पूछा था कि राजा और राजमुकुट में क्या क्या अंतर है। तो कहने का मतलब यानी कि राजा एक व्यक्ति होता है और जो राजमुकुट है वो शक्तियों का केंद्र। राजमुकुट एक संस्था और राजा एक व्यक्ति। राजमुकुट एक संस्था व राजा एक व्यक्ति। यानी कि राजमुकुट हुई एक संस्था हो गई, बाकी राजा एक सामान्य व्यक्ति। राजमुकुट स्थायी व राजा अस्थायी। जो राजमुकुट है वो हमेशा बना रहेगा, जबकि राजा है वो चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तीसरा है राजमुकुट सामूहिक व राजा व्यक्तिगत। देखिए सामान्यतः मैंने 3 बातें यहाँ लिखी हैं कि राजा व राजमुकुट में कौन कौन सा अंतर है कि राजमुकुट एक संस्था है व राजा एक व्यक्ति, राजमुकुट स्थायी व राजा अस्थायी, राजमुकुट सामूहिक व राजा व्यक्ति। अब देखिए कि जो राजमुकुट है वो एक संस्था है, यानी कि वो शक्तियों का केंद्र है, जबकि राजा एक सामान्य व्यक्ति है। तो राजा क्या करेगा? उस राजमुकुट को अपने सिर के ऊपर धारण करेगा और उन शक्तियों का वो प्रयोग करेगा। यानी कि जो शक्तियां हैं वो राजा में नहीं, उस राजमुकुट में है। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा कि राजमुकुट स्थायी व राजा अस्थायी। राजमुकुट हमेशा बना रहेगा, शासन की शक्तियों का स्रोत वही है,
यानी कि जैसे मान लीजिए वो राजा अस्थायी है, कुछ समय के बाद जैसे मान लीजिए राजा की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति उसको धारण करेगा, तो राजमुकुट तो क्या है, स्थायी बना रहेगा, जबकि राजा अस्थायी है। तीसरा मैंने लिखा कि राजमुकुट सामूहिक व राजा व्यक्तिगत, यानी कि राजमुकुट सामूहिक यानी कि शासन की शक्तियों का स्रोत है, लेकिन वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उन शासन शक्तियों का वो प्रयोग करवाएगा। और राजा क्या है, एक सिंगल व्यक्ति है, एक स्वयं व्यक्ति ही अकेला ही है। तो राजमुकुट सामूहिक है, राजा व्यक्ति है। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, सामान्य 3 कार्य मैंने लिखे हैं, राजा व राजमुकुट में अंतर, राजमुकुट एक संस्था व राजा एक व्यक्ति, राजमुकुट स्थायी व राजा अस्थायी, राजमुकुट सामूहिक व राजा व्यक्ति। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि राजमुकुट की जो शक्तियाँ और कार्य कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ते हैं। राजमुकुट की शक्तियाँ एवं कार्य। इसमें मुख्यतः पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब देखिए यहाँ कि राजमुकुट की जो शक्तियाँ एवं कार्य हैं उसमें पहले मैंने लिखे हैं कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति, नंबर 2 है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ, नंबर 4 है धार्मिक शक्ति, पांचवी है पुरस्कार या सम्मान संबंधी शक्तियाँ। देखिए राजमुकुट की शक्तियाँ कार्य कौन कौन से हैं। नंबर पहले मैंने लिखे कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। देखिए जो राजमुकुट है उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रमुख नियुक्तियाँ, ठीक है। तो जो मुख्य राजमुकुट है यानी कि वहाँ का जो सम्राट है वो कार्यपालिका संबंधी में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी वो नियुक्ति करता है, उनको हटाने का कार्य भी वो करता है। दूसरी बात, सेना से संबंधित वो जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको नियुक्ति और हटाने संबंधी वो कार्य करता है। मुख्य प्रशासक हैं, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करनी है, किसको वापस बुलाना है, किसकी नियुक्ति की जानी है, तो वो कार्य भी एक राजमुकुट के माध्यम से किया जाता है। तो प्रमुख पदाधिकारियों, सेना से संबंधित आदि कार्य सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। नंबर 2 अपन बात करते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में जैसे कि वहाँ की संसद का अधिवेशन बुलाना, लॉर्ड सभा में नए सदस्यों की नियुक्ति की जाना और कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। तो ये सब कार्य किसमें आएंगे, विधायी शक्तियों के तहत आएंगे। तो ये जो राजमुकुट की शक्तियाँ हैं। तीसरी शक्तियाँ हैं न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जो भी प्रक्रिया है, किन न्यायाधीशों का चयन करना है, किन न्यायाधीशों को पद से हटाना है, जो भी कार्य है न्यायपालिका से संबंधित, क्या उसमें परिवर्तन किया जाना है, ये सब कार्य जो सम्राट है राजमुकुट वो करेगा। नंबर 4 है कि धार्मिक शक्तियाँ, जैसे ब्रिटेन में जैसे मान लीजिए प्रमुख जो चर्च हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करना, जो नए चर्च हैं उनमें धार्मिक रीति रिवाज से जो भी प्रावधान वह हैं वहाँ वो राजमुकुट के माध्यम से किए जाएंगे। नंबर 5 मैंने लिखा है पुरस्कार या सम्मान संबंधी शक्तियाँ, यानी कि
वहाँ जितने भी सर्वोच्च जो पुरस्कार हैं वो सम्राट के या राजमुकुट के वो द्वारा दिए जाएंगे। किसी को सम्मानित करना है, जैसे भारत के संदर्भ पद्म विभूषण, भारत रत्न ये राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार वो भी राजमुकुट या सम्राट के द्वारा दिए जाएंगे। तो ये जो राजमुकुट की जो मुख्य शक्तियाँ उन्होंने देखी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, धार्मिक शक्तियाँ, पुरस्कार व सम्मान संबंधी शक्तियाँ। तो ये एक बार अपने नोट में नोट कर लीजिए। ये आपको मित्रों 5 नंबर की जो सवाल है उसमें पूछा जा सकता है कि जो राजा या राजमुकुट में जो अंतर है वो आपको, इसके पहले मैंने आपको बताया अंतर वाला, और ये जो शक्तियाँ हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे इसके जो और भी कार्य हैं, जो भी कार्य प्रणाली है वो अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।